आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास कक्षा 10 अध्याय 2। मैं आपको बता दूं कि ये इतिहास का है और क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको इस चैप्टर का जो नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, इस चैप्टर के जितने भी नोट्स मतलब मेन बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है सारे के साथ मैं क्लियर कराऊंगा। मेरे पास एक टोटल 9 पेज और जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं चीन के महान नेता कौन थे, चीनी दार्शनिक कौन थे, इस सारे के सारे का मैं आंसर भी टाइप कर दिया हूं। इसका मैं पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप भी, और वो भी फ्री में। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो। तो मैं यहाँ पर कलम का हेल्प ले लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो देख लीजिए कि इतिहास कक्षा 10वीं अध्याय 2 इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन की महत्वपूर्ण बातें क्या है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं इसे थोड़ा अप कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिखाई दे। चलिए, तो महत्वपूर्ण बातें में पहला नंबर में जो आ रहा है कि औपचारिक रूप से वियतनाम को 1945 में स्वतंत्रता मिली है। देखिए, खास करके ये वीडियो 10th वालों के लिए तो है ही है, लेकिन आगे जाकर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये नोट्स आपको काम देंगे। यूपीएससी आईएएस मतलब यूपीएससी में अगर आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, एसएससी जीडी बैंकिंग कोई भी टाइप की तैयारी करते हैं तो आपको इस टाइप के नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो नोट्स आप अभी पढ़िएगा तो ध्यान से देख लीजिए वीडियो, और बाद में तो आपको काम होगा ही होगा, इसीलिए मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो औपचारिक रूप से वियतनाम को 1945 में स्वतंत्रता मिली। ठीक है, यानी वियतनाम एक देश है जिसे औपचारिक रूप से 1945 में स्वतंत्रता मिली। और भारत को कब स्वतंत्रता मिली आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो है क्या है, यहां पर देख लीजिए कि इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है। कौन कौन से 3 देश है, तो इंडो चाइना जो है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देशों से मिलकर के इंडो चाइना बना हुआ है। इंडो चाइना पूछेगा कितने देशों से मिलकर बना है, तो 3 देशों से मिलकर बना है, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। थर्ड नंबर का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 1858 में फ्रांस ने पहली बार वियतनाम में प्रवेश किया था। 1858 में क्या किया था कि फ्रांस ने पहली बार कहां पर प्रवेश किया था, वियतनाम में। धीरे धीरे उसने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे क्या किया, पूरे वियतनाम जो था उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम यहां पर देख लेते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कह रहा है कि 1887 ईस्वी ने 1887 ईस्वी में यहां पर होना चाहिए फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। यहां पर में होगा, आप लोग में करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 1887 ईस्वी में फ्रेंच 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। और 5वें नंबर पॉइंट देखते थे कि फ्रांसीसी शिक्षा देकर अपनी सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे। फ्रांसीसी क्या करता था, अपनी शिक्षा देकर, अपने आधार पर शिक्षा देकर के अपने रंग में रंगना चाहते थे। ठीक है, अब देख लेते छठा पॉइंट। 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। 1907 में कहां पर क्या खोला गया, 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। विज्ञान, स्वच्छता व फ्रांसीसी भाषा की कथाएं शामिल थी। उसमें कौन कौन सी, देखिए 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। टोकिन फ्री स्कूल खोला गया तो स्कूल में जो है कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, उसमें विज्ञान, स्वच्छता के बारे में, फ्रांसीसी भाषा की कथाएं भी शामिल थी। मतलब 3 चीज थी, पहला नंबर विज्ञान, स्वच्छता व फ्रांसीसी भाषा की कथाएं जो शामिल थी कि उसकी भाषा के बारे में क्या क्या प्रचलित कथाएं थी वो भी आपको उसमें बताया जाता था। 7वें नंबर का था 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन। 1926 में क्या हुआ था कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन हुआ था। विवाद का क्या कारण था, विवाद का कारण था कतार में बैठने के लिए कहना। बताइए, आजकल भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं कि कतार में बैठने के लिए 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन हुआ था। ये भी कोई एक बात हुआ ना कि कतार में बैठिए, कतार का मतलब होता है लाइन, मतलब आप लाइन में बैठिए नहीं, तो इसके लिए उसमें आंदोलन हुआ था कि लाइन में आप नहीं बैठिएगा तो इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे। मतलब हिस्ट्री भी ना पढ़ने से क्या मतलब अजीब लगता है। 8 नंबर का है 1903 में हनोई में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई। 1903 में क्या हुआ था कि हनोई में जैसे अभी देख लीजिए कोरोना वायरस फैला हुआ, उस तरह से 1903 में हनोई में ब्यूबोनिक प्लेग की बीमारी फैल गई। चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो गई। और उस टाइप से क्या हुआ कि जब ये महामारी फैली तो चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो गई कि चूहा को पकड़ देते हैं, और ये बीमारी जो शायद चूहे की वजह से ही फैला हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि चूहों को पकड़ने के लिए बैठक यहाँ पर जो कतार में हो गया, मुहिम शुरू हो गया था। अब देखिए 9वां नंबर है कि हुआ यानी हाओ आंदोलन, हुआ या इसे कहा जाता है हुआ हाओ आंदोलन 1939, यानी इस आंदोलन में क्या हुआ। अगर आपको कहा कि हुआ आंदोलन के बारे में लिखने
हुआ हाओ, इसे आंदोलन कहा जाता है। तो ये 1939 में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन के जो संस्थापक थे ये कौन थे। तो इस आंदोलन के जो संस्थापक थे मैं आपको बता दूं, एक मिनट यहाँ पर, तो 1939 के जो आंदोलन थे उसमें मैं आपको बता दूं कि हुआ आंदोलन में क्या इंपॉर्टेंट बात थी। इस आंदोलन के संस्थापक जो थे हुइन फू सो थे। मतलब हुआ आंदोलन के संस्थापक आपको 10th क्लास में कई बार पूछा गया होगा। तो हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, हुइन फू सो थे। हुइन फू सो थे, देख लीजिए ध्यान से, यही है हुइन फू सो थे। वह जादू टोना करते थे। वह क्या करते थे, जादू टोना करते। वह गरीबों की मदद करते थे। वह जादू टोना मतलब खेला वगैरह गांव वगैरह में नहीं होता, उस टाइप के जादू टोना करता था और साथ ही साथ गरीबों की भी मदद करता था। ठीक है, फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें पागल घोषित कर दिया था। अब देखिए आजकल क्या होता है कि जो आदमी अच्छा काम करना रहता है तो उसे लोग शुरू में पागल कहवे करता है। अब ये फ्रांसीसी सरकार क्या की, इसको पागल घोषित कर दिया। उन्हें पागल कहकर बुलाया जाता था। अब लोग उसे पागल ए पागल। अब इसका नाम था हुइन फू सो, लेकिन फ्रांसीसी सरकार इसे पागल घोषित कर दिया। अब जब सरकारें किसी को पागल घोषित कर देगा तो लोग तो उसे कहवे करेगा पागल, लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी हिस्ट्री का। तो हुआ आंदोलन जो था इसके संस्थापक थे हुइन फू सो। वो जादू टोना करते थे, गरीबों की मदद करते थे। फ्रांस सरकार जो थे यानी फ्रांसीसी सरकार इन्हें पागल घोषित कर दिया और लोग भी इसे पागल कर बुलाने लगे। तो हुआ आंदोलन के बारे में अगर आपको पूछेगा तो इतना चीज आप कहानी टाइप के सुन लीजिए और कहानी समझिए कि आप कहानी सुन रहे हैं। और कहानी टाइप के अगर आप सुन लेते हैं तो आप आसानी से लिख कर आ जाइएगा। चलिए, तो अब 10वें नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि 1854 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश का विभाजन मानने को बात कर दिया गया। वियतनामियों को क्या किया, देश का विभाजन मानने को बात कर दिया गया। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम दो अलग अलग राज्य बन गए। इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से उत्तर और दक्षिणी वियतनाम, उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दो अलग अलग राज्य बन गया। देख लीजिए 10 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1854 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश का विभाजन मानने को, देश का क्या कर दिया, विभाजन मानने को बात कर दिया गया। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम दो अलग अलग राज्य बन गए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है और मैं थोड़ा पानी पी लिया हूं। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम दो अलग अलग राज्य बन गए थे कब, 1854 ईस्वी में। तो पूछेगा उत्तर और दक्षिणी वियतनाम कब अलग अलग राज्य बन गया था, 1854 ईस्वी में। कब, क्यों बन गया था, फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश का विभाजन मानने को बात कर दिया गया और इसके कारण से। तो आपको कारण पूछेगा तो कारण में आपको बस बताना है कि फ्रांसीसियों की पराजय के बाद हो गया था। चलिए हम आगे का पॉइंट आपको बताते हैं। अभी जो है हम लोग फर्स्ट पेज पर है। इस तरह के आपको जो है 8 पेज और पढ़ने हैं और वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। बहुत काम किया है, खास करके यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाले, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले, उसके लिए तो खास करके। चलिए अब 10वें नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। 11वें नंबर का पॉइंट यहाँ पर छूट गया है, 11वें नंबर का पॉइंट यहाँ पर देना चाहिए था, 12वें नंबर लिखा है, कोई बात नहीं। देखिए 1974 में क्या हुआ था, 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। क्या किया गया था कि पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका के साथ टकराव की समाप्ति हो गई। अमेरिका के साथ जो पेरिस में एक शांति समझौता हुआ, अब अमेरिका के साथ जो टकराव था वो टकराव की समाप्ति 1974 ईस्वी में हो गया। अब देख लीजिए 12वां पॉइंट इसे 13वां हो गया है। 1975 ईस्वी में एनएलएफ द्वारा राष्ट्रपति महल पर कब्जा व वियतनाम के दोनों राष्ट्रों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। क्या कर दिया गया, 1975 ईस्वी में एनएलएफ द्वारा राष्ट्रपति महल पर कब्जा व वियतनाम के दोनों राष्ट्रों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। अब देख लिए महत्वपूर्ण शब्दावली के मेन जो बात है वो पॉइंट के अनुसार से बता दिए। अब इसकी कुछ और भी व्यवस्थाएं जो थी क्वेश्चन आंसर टाइप का है और ये खास करके तो आप लोग जानते ही हैं कि 10th में है तो पढ़ लेंगे, जो भी जितना देर का वीडियो बनेगा आपके लिए बहुत ही काम की है। अब देख लिए कि औपनिवेशिक व्यवस्था क्या है। तो वह व्यवस्था जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करे। ठीक है, देख लीजिए औपनिवेशिक व्यवस्था पूछेगा आपसे कि औपनिवेशिक व्यवस्था क्या है, क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे लिखिएगा, तो आप लोग उसे लिखिएगा कि वह व्यवस्था जिसमें कोई देश जो है किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उसका आर्थिक
और राजनीतिक शोषण करे। आर्थिक भी मतलब इकोनॉमिक्स, उसके पैसा उससे लेन देन, और राजनीतिक शोषण करे। राजनीतिक शोषण मतलब पॉलिटिकल अपना शोषण करे, अपना वहां पर नियम कानून लगाए, उसको पॉलिटिकल राजनीतिक शोषण कहते हैं। तो राजनीतिक शोषण करे तो हम उस टाइप के कानून, जो उस टाइप के जो होता है व्यवस्था होता है, हम उसे औपनिवेशिक व्यवस्था कहते हैं। यानी उसे वो क्या कहलाता है? औपनिवेशिक व्यवस्था कहलाती है। समझ में आ गया कि वह व्यवस्था जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करता है, तो औपनिवेशिक व्यवस्था कहलाता है। आपको तो याद हो ही गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, सामान्यवाद। सामान्यवाद क्या होता है? तो एक ऐसा विश्वास जिसमें विभिन्नताओं की बजाय समानता पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? एक दूसरे को साथ में लाने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम सामान्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं यातना शिविर। एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है, उन्हें कठोर यातनाएं भी दी जाती है। यातना शिविर क्या होता है? क्वेश्चन पूछेगा कि यातना शिविर क्या है? तो एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, क्या होता है? जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया था। मतलब अपना नियम कानून का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों को कैद में डाल दिया जा रहा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कठोर यातनाएं भी दी जाती थी। तो उस टाइप के जो यातनाएं दी जाती है उसको हम यातना शिविर कहते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो आम जनता की सहमति और जन प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था होता है, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? आप लोगों को तो याद होगा। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारत में गणतंत्र दिवस जो होता है वो जो होता है 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कब से भारत में मनाया जाता है वो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए साम्यवाद। एक राजनीतिक आंदोलन जो कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करता है जिसमें राज जनता की ओर से सभी उत्पादन साधनों पर नियंत्रण रखता है। देखिए साम्यवाद का मतलब क्या होता है? एक राजनैतिक आंदोलन जो कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करता है जिसमें राज जो होता है जनता की ओर से सभी उत्पादन साधनों पर नियंत्रण रखता है। इसका उद्देश्य जो होता है समाज में सभी को समान अधिकार देना। इसका उद्देश्य क्या होता है? समाज में सभी को समान अधिकार देना। और आर्थिक व्यवस्था पर क्या करता है? राजनीतिक आंदोलन जो होता है एक आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करता है और जिसमें राज्य जो होता है जनता की ओर से सभी उत्पादन साधनों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, उसे साम्यवाद कहते हैं। अब देखिए नापाम, अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उससे चिपक जाता है, वह जलता रहता है। देखिए नापाम, नापाम क्या है? एक रसायन है। ठीक है, एक केमिकल टाइप का रसायन है जो अमेरिका में विकसित किया गया है। मतलब ये अमेरिका वाला चाइना वाला से भी आगे निकल गया हमको लगता है, मतलब पास्ट में, मतलब इतिहास में अमेरिका में विकसित किया गया है। एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन है जो धीरे धीरे जलता है। ये रसायन है एक टाइप का, लेकिन धीरे धीरे जलता है। अगर मानव त्वचा का मतलब होगा कि देह हाथ में से किसी भी टाइप में अगर सट गया है तो मानव त्वचा जैसे किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उसे चिपक जाता है। सतह में संपर्क में आया उसे चिपक जाएगा, और वहां पर भी ये जो है नापाम नाम का जो केमिकल है वह धीरे धीरे जलता रहता है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि नापाम जो होता है अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन है जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसे किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उसे चिपक जाता है और जलता रहता है। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। स्कॉलर्स रिवोल्ट। स्कॉलर्स रिवोल्ट क्या होता है? एक आंदोलन जो 1868 में फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? एक आंदोलन है जो 1868 में फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की बागडोर कौन संभाला था? शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। आप लोग इसे इंपोर्टेंट समझ कर ही पढ़े, क्योंकि बिना इंपोर्टेंट समझे आप लोगों को कोई समझ में से थोड़ी आएगा। एक आंदोलन जो 1868 में फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की बागडोर जो था शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। शाही दरबार के अफसरों के हाथ में थी। तो स्कॉलर्स रिवोल्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फान चू त्रीन है ये इसका नाम है। ठीक है, वियतनाम के एक राष्ट्रपति नेता थे।
फान चू त्रीन पूछेगा, फान चू त्रीन कौन थे? तो ये वियतनाम के एक राष्ट्रवादी नेता थे जो राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे, जो राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। वे फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार अथवा राजा की सहायता लेने की पक्ष में नहीं थे। देखिए अब पूछेगा कि फान चू त्रीन को त्रीन कौन थे? तो वियतनाम के एक राष्ट्रवादी नेता थे जो राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे और फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार, शाही जो दरबार होता है वो, या अथवा राजा की सहायता लेने में पक्ष नहीं लेते थे। शाही दरबार को ही राजा की सहायता होता है, ठीक है, मतलब वही टाइप का होता है। अब देख लिए हुइन फूसो, हुइन फूसो कौन है? वे हुआ हुआ, वे क्या है? हुआ हुआ आंदोलन के संस्थापक थे। हुइन फूसो हम आपको पीछे भी बताया था कि हुइन फूसो कौन है? तो वे हुआ हुआ आंदोलन के संस्थापक थे जो 1939 में वियतनाम में प्रारंभ हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ये वियतनाम में 1939 में प्रारंभ हुआ था। वह गरीबों की सहायता करते, वह जादू टोना करते थे, मैं आपको ऊपर भी पढ़ाया था, ठीक है ना। तो हुइन फूसो कौन थे? तो ये हुआ हुआ आंदोलन के संस्थापक थे। हुआ हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, गरीबों की सहायता करते थे और जादू टोना अपना गांव समाज में करते थे, ठीक है। चलिए फान बोई चाओ, फान बोई चाओ वियतनाम के महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। ये कौन थे? वियतनाम के महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। 1903 में उन्होंने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी यानी दुई बान होई नामक एक पार्टी का गठन किया गया था। क्या किया था? फान बोई चाओ वियतनाम के महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। 1903 में उन्होंने रिवॉल्यूशनरी होता है, तो रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी जो होता है उसे दुई बान भोई भी कहा जाता है, वो एक पार्टी का गठन किया जाता है 1903 में। अब देखिए कन्फ्यूशियम, नाम में ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूशियस का मतलब होता है एक चीनी विचारक थे। एक चीनी का मतलब चीनी खाने वाला चीनी नहीं, एक चीनी विचारक मतलब चीन देश के विचारक थे। उन्होंने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। क्या किया था? एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित किया था, ठीक है। अब देखिए एक अंक वाले प्रश्न, अब तो नोट्स जो था वो तो हम आपको क्लियर करा दिए हैं। अब देखते हैं कि एक अंक वाले प्रश्न कौन कौन से हैं और इसका हम क्वेश्चन आंसर पर अब चला है। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको हम बताते हैं। इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित है? तो इंडो चाइना में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से देश सम्मिलित है। मैं आपको बताया था कि इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर बना है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडो चाइना कौन कौन से देश से मिलकर बना है, तो इंडो चाइना जो है आपको हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, इंडो चाइना वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर के बना है, ठीक है। तो इंडो चाइना में कौन कौन से देश शामिल है? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। चलिए इसका आंसर आपको बता दिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, घबराइए नहीं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि मुझे ज्यादा छुट्टी होता नहीं है, और छुट्टी मिलेगी तो मैं आपको जरूर भेज दूंगा। देख लिए संरचनागत परियोजना क्या होती है? संरचनागत परियोजना क्या होती है? तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर का आंसर आपको यहाँ पर है, एक ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम संरचनागत परियोजना। संरचनागत परियोजना क्या होता है? तो एक ऐसी विशाल परियोजना जिनसे अर्थव्यवस्था का यानी इकोनॉमिक्स का ढांचा तैयार होता है, हम उसे क्या कहते हैं? संरचनागत परियोजना कहते हैं। 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? 1930 में जो वियतनाम में महामंदी हुआ था, उस महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए तीसरा का आंसर हम आपको बता दें कि वियतनाम पर प्रभाव जो पड़ा था उसमें रबर और चावल के दाम गिर गया था। रबर का दाम और चावल के दाम बिल्कुल गिर गया था। किसानों पर कर्जा बढ़ने लगा था, जैसे अभी देख रहे हैं ना, अभी कोरोना वायरस के कारण किसान मर रहा है, वैसे चीनी मिल बंद हो गया है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आने लगा है। तो उस तरह से 1930 में हुआ था, वियतनाम में क्या हुआ था? बंद पड़ गया था, तो उसमें रबर और चावल के दाम गिर गया था, किसानों पर कर्जा बढ़ने लगा था, बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हो गई थी। बेरोजगारी जैसे आजकल देख रहे हैं ना, कोरोना वायरस हो गया, उस तरह से बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हो गई थी। चलिए चौथा नंबर का देख लेते हैं कि वियतनाम की लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों?
वियतनाम की लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों? तो हम आपको बता दें कि चौथा नंबर का आंसर आपको यहां पर है, नहो अल और हाँ तीन प्रांतों को, नाम है ससुरा सुन के दिमाग घबरा जाता है, नहो अल और हाँ तीन प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण लपलपाती चिंगारी कहा जाता था। ठीक है, नहो अल और हाँ तीन प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण लपलपाती चिंगारी उसे कहा जाता था। एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया? एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। तो एक ऐसा जहर था, ये क्या था? एक ऐसा जहर था जिसके छिड़काव से, एजेंट ऑरेंज नाम का एक जहर है जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है। अब जिसके छिड़काव से क्या होता है कि पेड़ों की जो पत्ती सब झड़ जाता था, पौधे मर जाते हैं। जिन ड्रमों में इसे रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी। जिन ड्रम में जैसे तेल रखा जाता है ड्रम में, तो उस टाइप से ड्रम में रखा जाता है, उस पर ऑरेंज रंग की पट्टी जो है बनी होती थी। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि ये वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहता था। ससुरा जंगल नष्ट करेगा, ससुरा सब एक एक करके खुरपाती था। तो क्या करा कि एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिका सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव किया था। ये अमेरिका बड़ी ससुरा तरतकना है नहीं। देख लीजिए इतिहास में आपको क्या मिलेगा कि एक ऐसा जहर है जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है, पौधे मर जाते हैं। जिन ड्रमों में इसे रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि ये वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहता था। ससुरा ये अमेरिका जो है ना, बड़ी दोगला है ये ससुरा। चलिए अब देख लेते हैं उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया। उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया, छठा नंबर क्वेश्चन है। उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया? तो हम देख लीजिए छठा नंबर क्वेश्चन का भी हम आंसर आपको दिखा रहे हैं। तो साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए उपनिवेशों को स्थापित किया गया। साम्राज्यवादी उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया? तो साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए उपनिवेशों को या उपनिवेशवादी को या उपनिवेशों को स्थापित किया गया। किसके लिए? तो देश की भलाई के लिए, साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। चलिए अब देख लेते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सन यात सेन कौन था? तो सन यात सेन जो है कौन था? तो देख लीजिए सातवें नंबर का आंसर, ये चीन के महान नेता थे। सन यात सेन, क्या नाम है? सन यात सेन कौन था? तो चीन के महान नेता थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कन्फ्यूशियस कौन था। अब देख लीजिए नाम है ऐसा कि कन्फ्यूशियस, मैं आपको ऊपर पढ़ाया था। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस भी जो है चीनी दार्शनिक थे, चीनी दार्शनिक। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी फैली थी? 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी फैली थी? तो हम आपको बता दें कि इसमें जो है महामारी जो फैली थी, वो महामारी जो था वो ब्यूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी जो है फैला हुआ था। ब्यूबोनिक प्लेग नाम की बीमारी जो था 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में यह महामारी फैला था, उसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। एक तरफा मतलब समझ गए होंगे, नहीं होता कि लड़का लड़की से कहता है एक तरफा प्यार है। तो एक तरफा का मतलब एक तरफ से, अनुबंध मतलब उसमें व्यवस्थाओं के अनुसार से क्या तात्पर्य है। तो देख लीजिए 10 नंबर का हम आपको बता दें, ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, शर्तों के अनुसार काम न कर पाने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे। काम न कर पाने पर क्या करते थे? मालिक जो थे उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें सजा देते, वह जेलों में डाल देते थे। 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान जाएंगे। क्या कह रहा है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? 10 नंबर का है। तो हम आपको बता दें, एक ऐसा अनुबंध जिसके तहत क्या करता था? मजदूरों को अधिकार नहीं दिया जाता था,
शर्तों के अनुसार काम न करने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देता था। ससुरा सब क्या करता था, मजदूरों के खिलाफ जो है काम नहीं करता था, उसके कारण उस पर एफआईआर कर देता था, उन्हें सजा देता और जेलों में डाल देता। गजब आंदोलन होता था पहले भाई। अब देख लेते 3 से 5 अंक वाले प्रश्न है। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद टकराव क्यों होने लगा? ये पहला नंबर क्वेश्चन है 3 से 5 अंक वाला। ठीक है, वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद टकराव क्यों होने लगा, कारण लिखिए। चलिए हम इसका कारण लिखते हैं, पहला नंबर। और आप लोग 25 मिनट हो गया नहीं, तो देख लीजिए इसका जो था आंसर है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आंसर है कि क्यों था। तो क्वेश्चन आप देख ही लिए कि वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद टकराव क्यों होने लगा, इसका कारण लिखना है। तो कारण हम यहाँ पर लिख रहे हैं, फ्रांसीसियों का दबाव सबसे ज्यादा सैनिक व आर्थिक मामलों में था। फ्रांसीसियों का दबाव किस में था? सबसे ज्यादा जो था सैनिक व आर्थिक मामलों में था। उन्होंने वियतनामी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश किया था। उन्होंने क्या किया था? वियतनामी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश किया था। उसके अलावा फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का एहसास करने वाली हर चीज के खिलाफ वियतनाम के लोगों ने विरोध किया था। क्या किया था? फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का एहसास कराने वाली हर चीज के खिलाफ वियतनाम के लोगों ने विरोध किया। ठीक है, और यहाँ से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़ने लगे। तो पहला जो क्वेश्चन था कि वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद टकराव क्यों होने लगा, कारण लिखिए। तो यह 4 कारण है, आप यहां से लेकर के यहां तक लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा, एग्जाम में बढ़िया नंबर आ जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम की संपदा का शोषण करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रांसीसियों द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करें। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर हम आपको बता दें कि यहाँ पर इसका आंसर है, फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए नहर बनवाई, जल निकासी का प्रबंध करवाया, लोगों को जबरन काम पर लगाया गया, चावल के उत्पादन में वृद्धि किया गया, संसार का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। और उस तरह से क्या हो गया? संसार का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी बन गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा का आंसर मैं आपको बता दूं। दूसरा का आंसर आपको यहां से लेकर ही यहां तक है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं कि फ्रांसीसियों ने वियतनाम में संरचनात्मक परियोजनाओं का निर्माण क्यों और कैसे किया। तो कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने वियतनाम में संरचनात्मक परियोजनाओं का निर्माण क्यों और कैसे किया। तो तीसरे नंबर का आंसर हम यहाँ देख लेते हैं और देख लीजिए कि तीसरे नंबर का वस्तुओं के आवागमन क्या करता है कि वस्तुओं के आवागमन के कारण जो है ऐसा होता था। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वस्तुओं के आवागमन में क्या होता था। वस्तुओं के आवागमन फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए करता था। ठीक है, और विशाल रेल नेटवर्क का निर्माण वियतनाम के उत्तरी और दक्षिणी भागों में जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी पॉइंट था। रेल लाइन के जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के रास्ते से होते हुए वियतनाम को सियाम देश से जोड़ दिया गया। ठीक है, और भी है इसके कारण फ्रांसीसी व्यवसायियों द्वारा कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए सरकार पर दबाव डाला गया। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का आंसर था। आप लोग यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक आप लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर का है कि वियतनाम के बंटवारे से पूरा देश युद्ध के मोर्चे में तब्दील होकर रह गया, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए वियतनाम के बंटवारे से पूरा देश जो था युद्ध के मोर्चे में तब्दीली हो गया और इस कथन की पुष्टि करना है। तो हम इसका आंसर आपको दे ही देते हैं, आप लोग पुष्टि करते रहिए। तो अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही करने लगा, मतलब पर्यावरण की तबाही हुआ। तख्ता पलट में बायोडाई को गद्दी से हटाया गया। तख्ता पलट में क्या किया? बायोडाई को गद्दी से हटाया गया। डीएम की अगुवाई में एक और निरंकुश शासन की स्थापना हुआ। डीएम की अगुवाई में क्या हुआ? एक और निरंकुश शासन की स्थापना हो गया। तानाशाही के खिलाफ एनएलएफ की स्थापना हुआ। ठीक है, और इसने हो ची मिन आप लोग जानते हैं ना, हो ची मिन के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से देश के एकीकरण के लिए आवाज उठाई। तो ये पुष्टि था, आप लोग मैं बता दिया हूँ। 5वें नंबर क्वेश्चन का हम आंसर आपको बता दें। क्वेश्चन पहले, उन संरचनात्मक परियोजनाओं का वर्णन कीजिए जिन्हें फ्रांसीसी उपनिवेशकों ने वियतनाम में विकसित किया।
तो 5वें नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 5वें नंबर का आपको हम यहाँ पर आंसर बता दे। वियतनाम में मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनाई गई। क्या किया गया? नहरें बनाई गई, जल निकासी प्रबंध शुरू किया गया, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार किया गया, कई नहरें और भूमिगत जल धाराएं बनाई गई। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। लोगों को जबरन काम पर लगाने से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई और वियतनाम चावल का दुनिया में 1931 तक तीसरा बड़ा निर्यात बन चुका था। मतलब बहुत कम हो गया था, लेकिन लोगों को जबरन काम पर लगा दिया। इस तरह से क्या हुआ, वियतनाम जो था चावल का दुनिया में 1931 तक तीसरा बड़ा निर्यात बन चुका था। 6 नंबर कह रहा है कि उपनिवेशों का विकास करना क्यों जरूरी है, कारण लिखे। तो 6 नंबर में उपनिवेशों का विकास करना क्यों जरूरी है, तो 6 नंबर का जो है आंसर मैं आपको बता दूं। उपनिवेशों का विकास गुलाम देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुआ। उपनिवेशों का विकास क्यों हुआ? गुलाम देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुआ। विकास जरूरी है जिससे मुनाफा कमाया जा सकता है। ठीक है, जीवन स्तर बेहतर होगा, वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे, बाजार फैलेगा तो फ्रांसीसी व्यापारियों को फायदा होगा। इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो 6 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको दे दिया कि उपनिवेशों का विकास करना क्यों जरूरी था, कारण लिखिए। तो ये कारण है आपको यहां से यहां तक है। 7वां नंबर है कि फ्रांसीसियों और शिक्षा नीति का वर्णन करें। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल खोलने के उद्देश्य की व्याख्या की। तो टोकन फ्री स्कूल खुला था, मैं आपको बताया था। तो 7वें नंबर का आंसर भी मैं आपको दे ही देता हूं, घबराइए नहीं, बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन है 7वें नंबर की टोकन फ्री स्कूल खोलने का उद्देश्य व्याख्या करना है। और 7वें नंबर का आंसर भी मैं आपको दे देता हूं कि फ्रांसीसियों की शिक्षा नीति क्या था। मुख्य प्रश्न, शिक्षा किसी हद तक, शिक्षा जो है किस हद तक दी जाए, किस भाषा में दी जाए, इसका ये शिक्षा जो मुख्य प्रश्न उत्तर था। ठीक है, और धनी वर्ग पर चीनी संस्कृति का गहरा प्रभाव था, यह भी उसका क्वेश्चन था, मुख्य प्रश्न था। परंपरागत शिक्षा को तहस नहस किया और फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खुल गया। परंपरागत शिक्षा को क्या किया, तहस नहस कर दिया गया और फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खुल गया। ठीक है, जैसे अपने देश में आजकल नहीं देखते हैं कि पहले के जमाने की पढ़ाई को बंद कर दिया गया और आजकल सीबीएसई में अलग ही टाइप का पढ़ाई कराया जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का दबाव नीति निर्माताओं द्वारा हुआ। कुछ का विचार था कि छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है, इस टाइप का था। और 5वां था किताबों में फ्रांसीसी और औपनिवेशिक शासन का गुणगान करना। ये 5 पॉइंट थे। और एक और इसका और भी पॉइंट है। ठीक है, वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता था जो बौद्धिक कार्य के लायक नहीं था। 1907 में पश्चिम शिक्षा प्रदान करने के लिए टोकन फ्री स्कूल खोला गया और स्कूल छात्रों को पश्चिमी शैली को अपनाने के लिए उकसाता था। स्कूल जो था छात्रों को क्या करता था कि पश्चिमी शैली जो था, रीति रिवाज वहां के अपनाने के लिए। 7वें नंबर का पॉइंट है, इसमें बहुत पॉइंट है। विद्यार्थियों को जानबूझकर फेल करना ताकि वे अच्छी नौकरियां की योग्यता प्राप्त न कर, जानबूझ के फेल कर देता था। पुस्तकों और पाठ्यक्रम का शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा विरोध हुआ था। शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे उपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने वाला व्यापक आंदोलन बन गया। तो और टोकन फ्री स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या था, अब यहां से। ठीक है, मतलब उसी का पॉइंट था, लेकिन वो 9 को पॉइंट था जो क्वेश्चन उठता था और ये स्कूल खोलने का उद्देश्य था। फ्रांसीसी वियतनामियों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा देना चाहते थे। ठीक है, और विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषा और साहित्य शामिल थे। कक्षाएं शाम को लगती थी, इनके लिए फीस अलग देनी होती थी। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती। तो ये बात तो सही है। 4थे नंबर पॉइंट से मैं बाकी हूँ और ये होना चाहिए। लेकिन ये जो थी जो मतलब जानबूझ करके किसी दूसरे देश के बच्चों को अपने देश के टाइप का पढ़ाना, ये वहीं का विरोध था। ठीक है, अब 9वें नंबर देख लेते हैं, सॉरी 8वें नंबर। चीन में शुरू हुए पूर्व की ओर चलो आंदोलन की क्या विशेषताएं थी। तो चीन में शुरू हुआ कौन आंदोलन, पूर्व की ओर चलो। इस आंदोलन की क्या विशेषताएं थी। तो 8 नंबर का आंसर हम देख लेते हैं। तो इसमें जो था 20वीं सदी के शुरू में चीन में शुरू हुआ था आंदोलन। 300 वियतनामी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने जापान गया था। वियतनाम से फ्रांसीसियों को निकालना और जापानियों से हथियार व समर्थन की मांग करना। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना किया। वियतनामियों ने क्या किया था, वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना किया था। तो ये 8 का जो था टोटल 5 टाइप था। ठीक है, जो इसका कारण था।
चीन में शुरू हुए पूर्व की ओर चलो आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं थी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। ठीक है। 9 नंबर की कहता है कि स्वतंत्रता के लिए वियतनाम के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो स्वतंत्रता के लिए वियतनाम के संघर्ष में जो महिलाओं की जो भूमिका थी, महिला ने उसमें क्या क्या योगदान दिया था, उसका विश्लेषण, उसके बारे में कुछ दर्शाइए। तो 9वें नंबर को हम यहाँ पर देख लेते हैं। 1960 के दशक के पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती थी, औरतों की तस्वीर छपने लगी थी। और जैसे कि आप पद्मावती देखते थे, अशोक सम्राट को क्या किया था, सिर झुकवा दिया था, तलवार फेंकवा दिया था। तो औरतें भी बहुत काम की होती है, लेकिन 1960 के दशक में पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती थी औरतें और उसकी तस्वीर छपने लगी। ठीक है। उसके बाद योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि कामगारों के रूप में भी पेश किया गया औरतें। बूढ़ी व जवान औरतों को निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा करते दिखाया गया। ठीक है। तो ये सब थी कारणें। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के लिए वियतनाम के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो ये तो हम कर दिए 9वां नंबर। ठीक है कि स्वतंत्रता 9वां नंबर का हो गया। 10वां नंबर हो ची मिन्ह मार्ग की 4 विशेषताओं का वर्णन करिए। तो हो ची मिन्ह मार्ग 10वें नंबर का आंसर है। हो ची मिन्ह मार्ग बहुत वीवीआई है, आप लोग इसे इंपोर्टेंट कर ले। और ये क्वेश्चन तो पूछेगा लगभग, जितने बार एग्जाम होता है लगभग 90% चांस रहता है कि पूछते हैं। तो इस मार्ग पर सड़कों का एक बड़ा जाल है जो पड़ोसी देशों से जोड़ता था। ठीक है। फुटपाथों और सड़कों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से सैनिक व रसद सामग्री भेजी जाती थी। इन मार्गों पर जगह जगह छोटे सैनिक अड्डे व अस्पताल बने थे। माल ढुलाई का काम कुली करते थे। तो हो ची मिन्ह मार्ग का क्या क्या विशेषताएं थी, तो 10 का ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। 11 नंबर का है कि फ्रांसीसियों द्वारा प्लेग की समस्या को हल करने के लिए कौन से कदम उठाए गए थे। तो फ्रांसीसियों द्वारा प्लेग की समस्या को हल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे, तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से कदम उठाए गए थे। 1902 में क्या किया था कि चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दिया। इसी में चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। चूहे के बदले क्या किया, पकड़ के लाओ, इनाम देंगे आपको। इनाम के चक्कर में चूहे पकड़ते और छोड़ देता था, पकड़ लेता था छोड़ देता था। हनोई नगर में सफाई अभियान भी हुआ था। तो क्या क्या हुआ था, तो फ्रांसीसियों द्वारा प्लेग की समस्या को हल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो सबसे पहला ये वीवीआई क्वेश्चन है कि चूहा का पकड़ने की मुहिम शुरू हुआ। चूहे के जो पकड़ के लाता था उनको इनाम दिया जाता था। इनाम के चक्कर में चूहे को पकड़ता और उसे छोड़ देता दूसरी जगह। और हनोई नगर में साफ सफाई अभियान शुरू किया गया। तो टोटल जो थे क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूं, 11 क्वेश्चन थे। ठीक है। और 11 क्वेश्चन थे, नोट्स भी थे और इंपॉर्टेंट जो लोग भी थे, उसके आंदोलन थे, सारे के सारे मैं इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी क्वेश्चन से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक ले सारे के सारे मैं आपको बता दिया हूं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपके साथ हूं। आप अपने व्हाट्सएप से मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं जैसे अगला वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।